एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली आप लोग लगाते हो एक सेट जो आपके बिहार एसआई मेंस के लिए भी बेनिफिशियल है और बिहार ईएसआई का जो पीटी होने वाला है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जीके का पोर्शंस और सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, उसमें कोई अंतर है नहीं। ठीक है, जो मेंस वाले हो वो मैथ और रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़ लो और जीके यहाँ से पढ़ते रहो, आपका कोई डाउट नहीं है, आपका अच्छा खासा स्कोर होगा। तो जीके के लिए बेस्ट जो मैंने अभी आपका दो जो सेशन चला रखा है, एक आपका इवनिंग वाला ये टेस्ट और सुबह वाला वन लाइनर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा बंदा है जो वन लाइनर नहीं कर रहा है तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा चीज है आपके लिए, रामबाण है। क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वहां पे सब आपका रिवीजन हो जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो आपका वो आपको सीखने में मदद करता है। ठीक है, और जहां तक बात रहा मेंस के लिए अलग सेशन नहीं स्टार्ट करने का, देखो जब मैंने वीडियो अपलोड किया था रिजल्ट वाला, वहां मैंने पूछा था कितने लोगों को मेंस की क्लास की जरूरत है, तो बहुत कम लोगों ने कमेंट किया। कम से कम 100 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100 बच्चे आगे आए जिन्हों को जरूरत हो और वो पर डे क्लास करने के लिए तैयार हो। लेकिन आप लोगों में से मुश्किल से 20-25 लोगों ने कमेंट किया कि सर उनको क्लास चाहिए। तो देखो एक्चुअली मैं कर सकता हूँ स्टार्ट, लेकिन कोई भी एक सेशन स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, मैन पावर लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लेकर आऊँ और स्टार्ट हो जाऊँ और आपका क्लास हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब तक स्टूडेंट नहीं आओगे सामने अच्छे से, मुझे सर पढ़ना है पढ़ाओ, तब तक मेरे किसी भी सेशन का कोई बेनिफिट है नहीं। ठीक है, तो आपका इसलिए मैंने नहीं लाया। अब जो भी बच्चे हो जो पढ़ रहे हो रेगुलरली, ये दोनों सेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बहुत अच्छे से जीके का रिवीजन हो रहा है दोनों जगह। ठीक है, वन लाइनर और यहाँ पे, तो टेंशन मत लो, पढ़ो। हाँ, मैथ और रीजनिंग का बात है तो देखो 2-4-10 स्टूडेंट के लिए मैं सेशन नहीं ला सकता हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि मेहनत लगता है और उस मेहनत के बदले में जो सामने वाले हैं वो अगर बेनिफिट नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से तो फिर बेकार हो जाता है। ठीक है, चलो अभी आप लोग पढ़ो इसको मन लगा के और स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? जो भी आपके चार ऑप्शंस हैं इसमें से नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? आसान सा क्वेश्चन है। हिमालय है जो भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित युग से संबंधित है। तो किस युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो कांस्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? तो इन चार ऑप्शंस को आपको देखना है और बताना है सुमेलित कौन सा है। पहला है एलोरा साका सक या महाबलीपुरम राष्ट्रकूट या मीनाक्षी मंदिर पल्लव या खजुराहो चंदेल। तो इसमें से किसका मैचिंग सही है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक साइड में आपका जो निर्माण किया गया है और दूसरे साइड में किस वंश के द्वारा किया गया ये चीज़। तो आपका यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? सही डी हो जाएगा। खजुराहो का जो मंदिर था वह चंदेलों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और रेस्ट जो एलोरा है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। और महाबलीपुरम का अगर बात करेंगे तो महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम पल्लवों ने बनवाया था। वहीं पे मीनाक्षी मंदिर का अगर बात करेंगे तो मीनाक्षी मंदिर पल्लवों ने नहीं बनवाया था, मीनाक्षी मंदिर पांड्यों ने बनवाया था। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर जो आपके तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है इसको पांड्यों ने बनवाया था। ठीक है, तो खजुराहो के अलावे और सब गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो ये है लखनऊ। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? यह है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना है कि इसमें से कौन कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है। कौन कौन सी नदी है? गंगा महानदी नर्मदा नहीं बनाती है, नर्मदा। ताप्ती नहीं बनाती है। कावेरी गंगा महानदी ये मुझे नहीं आता है। देखता हूँ अगला, नर्मदा ताप्ती। तो नर्मदा ताप्ती नहीं बनाती है। तो अगर नहीं भी आता है तो आप आंसर कर पाते हो, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती आपको याद रखना है ये दोनों नदियाँ तो नहीं ही बनाती है। रेस्ट का बात में करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी गंगा महानदी जो बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें से इन चारों ऑप्शंस को देखो और फिर सारे कैटेगरी में से अलग करो। जो रेशा यानी फाइबरस फूड है, जल्दी बताओ फाइबरस फूड कौन सा है इन सभी में से?
तो इन सभी को जब देखोगे तो इस सभी में से फाइबरस फूड है कपास, सन और जूट। ठीक है, ये सभी फाइबर के रूप में आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है। पवन का वेग यानी हवा का वेग जो होता है वह किससे से संबंधित है? पृथ्वी के चक्रण से, पृथ्वी के घूर्णन से, दाब प्रवणता से या तापमान से? तो किससे संबंधित है? तो वह दाब प्रवणता से संबंधित है। हवा का वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य घाटा वित्यन से है? इन चारों को देखो और बताओ घाटा वित्यन से किसका तात्पर्य है, मतलब किसका तात्पर्य घाटा वित्यन से? किसका तात्पर्य है? यह है बजट घाटा। बजट घाटा। अच्छा, रेस्ट ऑप्शन को देखो। सरकारी व्यय घाटा, सरकारी व्यय घाटा उधार, ठीक है, बजट घाटा उधार और देयता और बजट घाटा। तो इन सब में से अगर हम लोग घाटे का वित्तन का अगर बात करेंगे, घाटे के बजट का बात करेंगे, तो उसका मतलब यही हो गया बजट घाटा। ठीक है, बस आपका फॉर्म चेंज करके थोड़ा सा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों की सहायता कैसे करता है? जल्दी बताओ, ऑप्शंस को पढ़ो और आंसर करो। कैसे आईएमएफ अपने सदस्य देशों की हेल्प करता है? तो बहुत सारे बच्चों ने तो जैसे ही इनमें से सभी देखा बस टिक कर दिया उन्होंने, तो सही भी है उनका। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या होगा सही आंसर इसका। तो उनके भुगतान संतुलन में उनकी लघु असामान्यावस्था अवधि के दौरान। तो देखो एक चीज आपको याद रखना है कि आईएमएफ जो है, जो भी उनके मेंबर्स हैं, ठीक है, आईएमएफ के, उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब गड़बड़ी आता है तो आईएमएफ हेल्प करता है। तो लघु अवधि के लिए भी और दीर्घ अवधि के लिए। तो आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, तीसरा क्या है? आर्थिक और मौद्रिक मामलों में उनको परामर्श देता है, तो ये भी सही है। तो आपका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? सार्वजनिक हित याचिका, सार्वजनिक हित याचिका जिसको हम लोग PIL बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक लिटिगेशन, क्या होता है, सॉरी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी USA से। और भारत के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो भारत में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले एक जज का नाम है जो आपसे पूछा जाता है, वो कौन थे? ये आप सभी जल्दी से मुझे बताओ, कौन थे? वो थे भगवती। क्या नाम था उनका? उनका नाम था शायद PD भगवती, इस तरह से कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, भगवती आप याद रखना टाइटल उनका 100%, ये मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो शायद P भगवती या PD भगवती इस तरह से उनका कुछ नाम है, जिन्होंने जो PIL है उसकी शुरुआत भारत में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? इन चारों में से अकेले किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? अकेले किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? यह है भरतनाट्यम। ठीक है, यह अकेले किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं था? पंचशील सिद्धांत आप जान रहे हो, आपको बताना है इसमें से पंचशील सिद्धांत का कौन सा एक एस्पेक्ट नहीं था। पंचशील सिद्धांत जो 1954 में हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में ये सिद्धांत पे साइन किया गया था। और इसमें से जो भी आपके ऑप्शंस हैं, इसमें से गुट निरपेक्षता इसका कोई भी टर्म नहीं था। इसमें 5 चीज़ों को लिया गया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक दूसरे का सोवरेनिटी मेंटेन करना, एक दूसरे पे फायर नहीं करना, एक दूसरे पे अटैक नहीं करना, इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे 5 चीज़ें थे जिनको इसमें इंक्लूड किया गया था, लेकिन गुट निरपेक्षता का कोई भी टर्म इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा, तो तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? अधिकांश पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के अधिकांश भाग का जो बहाव है वह किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में है? वह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है
कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित किस राज्य की विधानसभा इसका अपवाद है? इन चारों में से बताओ। हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि किसी भी राज्य में जो विधान सभा है उसके मेंबर्स 60 से कम नहीं हो सकते हैं और 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन 4 ऐसे राज्य हैं जो इसका अपवाद है। वो 4 राज्य कौन कौन सा है, ये आपको अगर आता है तो आप इसको कर पाओगे। तो वो 4 राज्य है, नोट डाउन अगर करना चाहो तो कर लो। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। यहाँ आपके ऑप्शन में है सिक्किम, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करता है? कौन संपादित करता है? ऑप्शंस को पढ़ो और आंसर करो। क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पे गलती करने का चांस बहुत अधिक है। अच्छे खासे स्टूडेंट इसमें गलत कर बैठेंगे। वो जैसे ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि वो जल्दी में रहते हैं, उनके पास टाइम है नहीं, भले ही गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो 2 सेकंड में बनना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत करके निकल जाओगे। आपका सही आंसर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आप टिक कर दोगे, जो कि गलत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, ना कि उच्च न्यायालय का। तो यहाँ पे वो है नहीं, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत बारीकी से पढ़ के आंसर करना होता है, नहीं तो फिर गलत करके निकल जाओगे। और फिर ये गलती किसी का नहीं होगा, ना तो आपका ना आपके पढ़ाने वाले का, ये आपके दिमाग का गलती है। तो आपको दिमाग को कंट्रोल में रखना है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? होम रूल लीग से अगर बात करेंगे तो इसमें से चारों स्टेटमेंट में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली जरूरी नहीं है कि भारी हो, लेकिन आपको पढ़ने में टाइम लगता है, इस कारण से आपके लिए भारी बन जाता है। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट अगर देखोगे तो तीसरा स्टेटमेंट हम लोग आते हैं, ज़्यादा मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। होम रूल लीग आंदोलन भारत के विश्व युद्ध 2 की प्रतिक्रिया थी। तो कहाँ से होगा भाई? 1916 में आपका होम रूल लीग आया और आपका 39 में जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो कैसे हो जाएगा? तो ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? इन सब में से बताओ, मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है? कौन सा वो ग्रंथ है? कौन सा है? वो है आपका विष कन्या। विष कन्या ये जो ग्रंथ है यह मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा है। तो किसने लिखा है? अगर मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा है तो इसको ईसा मेहता के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? ईसा मेहता के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों के पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं। इसे जाना जाता है किस रूप में? जल्दी बताओ। पहला 1 घंटा जो होता है उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर दिया जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में है ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आसान क्वेश्चन हैं वहाँ पे भी अगर ऑप्शन में वो नहीं रहे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब जो नहीं होते हो मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो होते हैं उसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपका वो कहलाता है प्रश्न काल, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके ऑप्शन में वो है नहीं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? जो भी आपके 4 ऑप्शन है इसमें से बताना है पृथ्वी और सूर्य के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कब आता है? कब आता है? ये उपसौर और अपसौर ये 2 टर्म है, आप जानते हो। अपसौर के टाइम में यानी एपिहेलियन के टाइम में सर्वाधिक दूरी आता है, वहीं पे प्रीहेलियन यानी उपसौर के टाइम में सबसे कम दूरी आता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, ये है सूर्य, इसको याद नहीं रखना है, समझना है। तो ये डिस्टेंस जब होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस जब होगा तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और इसी को बोलते हैं अपसौर यानी एपिहेलियन। और जब ये वाला डिस्टेंस होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस मिनिमम होगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं उपसौर या प्रीहेलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक में भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है? आपको बताना है कौन सा वो क्षेत्र है जहां पे भूमध्य सागरीय तरह का जलवायु है।
कौन सा वो क्षेत्र है? वो है आपका दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में आपको भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचिका की थी? तो कौन सी रानी थी वो? वो रानी थी रानी कर्णावती। क्या नाम था उनका? रानी कर्णावती। इन्होंने लेटर लिखकर किससे हेल्प मांगा था? इन्होंने लेटर लिखकर हुमायूं से हेल्प मांगा था, एक राखी भेजकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी निम्नलिखित में से किस राजदूत ने बनाया था? आपको बताना है कि शिवाजी को जो बंदी बनाया गया था औरंगजेब के लिए, वह किसने बनाया था? किसने बनाया था? तो वह राजा जयसिंह ने बनवाया था। किसने? राजा जयसिंह ने शिवाजी को कैद किया था। किसके लिए? तो औरंगजेब के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शंस देखो, जल्दी बताओ कौन सा वो बंदरगाह है। तो वो बंदरगाह है आपका पारादीप बंदरगाह। ठीक है। रेस्ट, कोचीन, कांडला, मरमगो, ये सब कहाँ है? ये सब वेस्टर्न कोस्ट पे है, लेकिन पारादीप जो है यह ईस्टर्न कोस्ट पे है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? पिन कोड के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, अगर आपको जानना है उसके बारे में डिटेल से तो आप सर्च करो माय फाउंडेशन क्लासेस पिन कोड वीडियो। ठीक है, या पिन वीडियो, तो आपको मिल जाएगा और वहाँ पे मैंने डिटेल से सब चीज़ बताया। तो प्रथम अंक जो है वह क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। क्या दर्शाता है किसी भी पिन कोड का प्रथम अंक? जल्दी बताओ। तो प्रथम अंक जो है वह डाकघर से संबंधित जो पोस्टल जोन है उसकी संख्या बताता है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल एक लेता हूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 827358। ये कोई भी मैंने एग्जांपल ले लिया। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चला कि हमारे पिन कोड में टोटल संख्या जो होता है वो होता है 6। ठीक है। इसमें से पहला संख्या जो है वह जोन को निरूपित करता है, यानी जोन डिनोट करता है। वहीं पे दूसरा संख्या सब जोन को, तीसरा संख्या जो है वह डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, किस जिले में है, और लास्ट 3 संख्या जो है वह पोस्ट ऑफिस का लोकेशन। ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने क्या बताया? पहला जोन, दूसरा सब जोन, तीसरा डिस्ट्रिक्ट और लास्ट 3 जो पोस्ट ऑफिस है उसका लोकेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पेंटागन क्या है? पेंटागन क्या है? तो पेंटागन क्या है? तो पेंटागन है आपका अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध बना है नील नदी पर। किस नदी पर है? नील नदी पर बना है आसवान बांध। अगला क्वेश्चन है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर मॉस्को में स्थित है। मॉस्को कहाँ? रूस। ठीक है, वहीं पे रेड स्क्वायर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर। ठीक है। और इससे अगर मैं इसका जगह में बात करूँ तो ये कहाँ है, तो लगता है लोगों को पंजाब में होगा, लेकिन ये गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? कब पारित किया था? तो ये पारित किया गया था उनके द्वारा जुलाई 1947 में। कब पारित किया गया था? जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो भारत विभाजन की घोषणा कब की गई थी? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ये आपको बताना है कब की गई थी। तो ये क्या गया था 3 जून 1947 को। कब क्या गया था? 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? अब यहाँ पे आपको ऑप्शन को थोड़ा सा देखना है, फिर आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो
तो द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम की गई थी किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। लेकिन आपको ये भी बताना है इसको प्रचलित किसने किया था सर्वाधिक। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो प्रचलित किसने किया था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। तो बहुत जगह आपको सर्वप्रथम किसने की थी द्विराष्ट्र की बात, तो मोहम्मद इकबाल आपको आंसर मिलेगा, जो कि गलत है। सर सैयद अहमद खान ने इसको 1867 में ही दिया था ये टर्म द्विराष्ट्र। ठीक है, लेकिन भारत के रेस्पेक्ट में इसको प्रचलित किया था मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? गांधी जी के विरोध के बावजूद चुना गया था 1939 में। अब दो ऑप्शन आपको है जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है अगर आपने पढ़ा है तो 1938 1939। तो आपने को पता होना चाहिए कि 1938 वाला जो सेशन था वह इन्होंने पूरा किया था। ठीक है, लेकिन 1939 में इन्होंने सेशन पूरा नहीं किया क्योंकि ये जो थे पट्टाभी सीतारमैया को हराकर जीते थे, जो कि गांधी जी के इच्छा के विरुद्ध था, इसीलिए ये पूरा सेशन भी नहीं कर पाए थे। अच्छा, यहाँ से अब आपका बनता है कि 38 में कहाँ से किस अधिवेशन में ये चुने गए थे, तो हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, वहीं पे 39 वाला जो था वो था त्रिपुरी अधिवेशन। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन है, सन 1885 में उमेश चंद बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था मुंबई में। ठीक है, आप सभी को पता होगा। इसमें टोटल 72 जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? यानी उस वक्त कौन थे यहाँ के वाइसरॉय? 1905 में कौन थे, जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ये 1905 में, यानी ये बने थे शायद 1899 में। ठीक है, उसके बाद ये 1905 तक गवर्नर जनरल वाइसरॉय रहे थे बंगाल के। ठीक है, तो 20 जुलाई 1905 को इन्होंने ही निर्णय लिया था बंगाल के विभाजन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी के लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? किसको हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने हराया था सिराजुद्दौला को। किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। प्लासी की लड़ाई ये जून 1757 में हुई थी। अंग्रेजों के तरफ से अंग्रेजों के सेनापति क्लाइव थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, इनके बीच में ये लड़ाई हुआ था। और इसमें नवाब जो थे, इनका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने इनके साथ धोखाधड़ी किया और वो हार गए थे। ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद, यानी सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब जो है वो बना दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय परमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? तो ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पे ये समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है ये आपको बताना है, या यहाँ पे क्या स्थित है? तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो इन सब में से एक ऐसी परियोजना का नाम आपको बताना है जो बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। कौन सी है वो है शिव समुद्रम परियोजना। देखो, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब आपको समझना होगा कि यानी एक से ज़्यादा उद्देश्य उसका हो। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, हीराकुंड परियोजना, इन सभी का उद्देश्य जो है एक से अधिक है। लेकिन शिव समुद्रम परियोजना जो है इसका एक ही उद्देश्य है, वो है पनबिजली पैदा करना। ठीक है, इसलिए ये एक बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है और वन लाइनर में भी अभी मैंने सारी चीज़ क्लियर करवाए हैं इसमें। ठीक है, अगर कोई वन लाइनर नहीं करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर किया करो। ठीक है, तो भारतीय थल सेना का टोटल कितना कमांड है? तो भारतीय थल सेना का टोटल 7 कमांड हमारे यहाँ पे है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं, यानी इन चारों में से आपको चुनना है वो ऑप्शन जो जोरास्ट्रियन के लिए सुटेबल है। ठीक है, जोरास्ट्रियन देखो लोकल भाषा में हम लोग जो बोलते हैं वो है पारसी। ठीक है, जोरास्टर जो इसके संस्थापक थे उन्हीं के नाम पे इनको जोरास्ट्रियन कहा जाता है। और ये फेमस थे इन चारों में से इनके लिए कौन सा सुटेबल है
ये अग्नि पूजक जाति लोग होते हैं, ठीक है। ये अग्नि का पूजा करते हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि अक्सर लोग यहूदी जाति से कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। ये पारसी जाति को कहा जाता है, ना कि यहूदी को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन, संस्कृत नहीं होगा, संस्कृति संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है। कहाँ है यूनेस्को का मुख्यालय? पेरिस। अगला क्वेश्चन है, होर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? होर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? जल्दी बताओ। तो होर्मुज जल संधि जो है यह ईरान और ओमान को अलग करती है। किसको अलग करती है होर्मुज जल संधि? ओमान और ईरान को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। शक संवत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। शक संवत जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इन सब में से किससे संबंधित है? वो किससे संबंधित है शक संवत? तो शक संवत संबंधित है कनिष्क के शासनकाल से, ठीक है। शक संवत की शुरुआत किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में, जो कुषाण का बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? क्यूबिज्म क्या है? यह एक चित्रण का पद्धति है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको यहाँ बताना है इसका आविष्कार किसने किया था। तो क्यूबिज्म का आविष्कार पाब्लो पिकासो ने किया था। किसने किया था? पाब्लो पिकासो ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तंजौर के बृहद मंदिर का या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी बताओ। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये राज राजा चोल ने करवाया था। किसने करवाया था? राज राजा चोल ने, ठीक है। तंजौर या तंजावुर नगरी में जो वहाँ की राजधानी हुआ करती थी, यानी चोल साम्राज्य की राजधानी थी, वहीं पे इसको बनाया था। इसको मंदिरों का नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। यानी कौन सा वो स्तंभ लेख है जहाँ पे आप अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जान सकते हो? तो वह है आपका कौन सा? इन सब में से देखोगे तो ये है चट्टान आलेख, ठीक है। चट्टान आलेख यानी शिलालेख जो है, अशोक का शिलालेख, इसमें आपको मेनली मिलेगा। और अशोक के टोटल कितने शिलालेख हैं? टोटल 14 शिलालेख हैं। उसमें से 13वां शिलालेख जो है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो हमारे शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है? या किस तरह से नियंत्रित होता है? तो हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड जो है वह रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एंटी फ्रीज या एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में किस चीज़ का प्रयोग होता है? किस चीज़ का प्रयोग होता है? ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का। किसका होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल का एंटी फ्रीज के रूप में यूज होता है। कहाँ पे? हमारे गाड़ियों के इंजनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एंटीजन एक पदार्थ है जो। तो एंटीजन कैसा पदार्थ है ये आपको बताना है। एंटीजन क्या करता है? एंटीजन जो है वो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू करता है। यानी एंटीजन जब हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो वो एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है वह एक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में वायरस का संबंध निम्नलिखित से है। तो कंप्यूटरों में वायरस का संबंध किससे है? यह भी आसान सा क्वेश्चन है। आज का सेट आपका बेहद आसान है कंपेरेटिवली, ठीक है। जल्दी बताओ इसका संबंध किससे है? तो यहाँ पे गलत करने का चांसेस आपका रहता है। वायरस में अक्सर लोग बग मार देते हैं। बग है कंप्यूटर में जो गलतियाँ होती है, ठीक है। इसलिए आसान जरूर होता है पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जो ऑप्शन हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो वायरस जो है वो एक तरह का प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम में ही वह छेड़छाड़ करता है, यानी आपका जो इंटरनल सिस्टम है वहाँ पे वो छेड़छाड़ करता है। तो वायरस क्या है? वायरस भी एक तरह का प्रोग्राम है, ठीक है। इसको बग मत मारना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? यानी कौन सा वो शिलाश्रय है, कौन सा वो पत्थर का कटा हुआ वो गुफा है जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो कौन सा है वो है आपका यहाँ से भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका एक ऐसा शिलाश्रय है जहाँ से सबसे अधिक क्या हुआ है? चित्र प्राप्त हुआ है।
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। बहुतों को मन में लगता है कंप्यूटर एग्जाम में नहीं आता है तो फिर सर क्यों पढ़ाते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन जरूर डालूंगा कभी कभी, ठीक है, ताकि आपको एक थोड़ा सा मिलता रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको टिक आउट कर पाओ, ठीक है। जल्दी से आंसर करो। कंप्यूटर से संबंधित स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा गलत है, जल्दी से टिक आउट करो। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो डी स्टेटमेंट गलत है और रेस्ट सब सही है, ठीक है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ऐसा नहीं है। इसका अप्रतिबंधित यानी फ्री तरीके से ऐसा कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर जब भी आप यूज़ करोगे तो उसका कहीं पे भी कुछ भी काम करने का एक कोडिंग होता है, उसी हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आता है, यानी कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सीपीयू के अंतर्गत क्या क्या आता है, जब चारों ऑप्शंस को आप पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा, वो है ऑप्शन डी, ठीक है। स्टोरेज आता है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट आता है और कंट्रोल यूनिट आता है। ये सारी चीज़ें हैं, जनरली ये 3 चीज़ें हैं जिसको हम लोग सीपीयू के अंतर्गत लाते हैं। क्या क्या हो गया आपका, स्टोरेज यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट, ये तीनों आता है सीपीयू के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो इन चारों में से वैसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो वह है आपका सतलज, ठीक है। सतलज का उद्गम स्थल भारत से बाहर है, यह तिब्बत में इसका उद्गम स्थान है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना, वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी, 1981 में। अगला क्वेश्चन है धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। तो धातु जो है वह किस प्रक्रिया से गर्म होती है। बेहद आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन सा वो प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, वो है चालन यानी कंडक्शन। जो भी आपके मेटल्स हैं वो कंडक्शन के प्रोसेस से गर्म होती है। अगला क्वेश्चन है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। एक आपको देगा कि लोहे का जो सुई है या स्टील का जो सुई है उसको अगर हम लोग ध्यानपूर्वक जल के सरफेस पे रखें तो वो तैरने लगता है, ठीक है। कुछ देर तक जरूर तैरता है, उसके बाद वो डूब जाता है। तो वो किस कारण से है। और दूसरा है लोहे का टुकड़ा अगर आप जल पे रखते हो तो ये नहीं तैरता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आप इसको कंफ्यूज मत करना। क्यों नहीं तैरता है, एक तो ऑप्शन आपका रह सकता है इसका डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। लोहे का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए ये डूब जाता है। एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण जो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, तो कितना जल विस्थापित करता है उसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ठीक है। जितना जल ये विस्थापित करता है एक्चुअल में उसका वेट जो है लोहे के वजन से कम होता है, इस कारण से ये सिंक कर जाता है, नीचे चला जाता है। अगर इसका भार विस्थापित जल के बराबर होता तो क्या होता, ये सबमर्ज हो जाता और ये तैरने लगता। अगर विस्थापित जल का भार इसके भार से अधिक होता तो ये क्या होता, ये ऊपर आधा ऊपर आता या कुछ पार्ट इसका नीचे रहता, कुछ पार्ट ऊपर आता और ये आसानी से तैरता, ठीक है। ये सारे कंडीशन, यहाँ आपका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में टोटल कितने तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है। तो हमारे यहाँ पे दलहन मैक्सिमम जो उत्पादित होता है वो कहाँ होता है, वो होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी हैं, यानी भारत में किस तरह का वनस्पति जनरली आपको मिलेगा। यहाँ पे जनरल जो वनस्पति का कैटेगरी है वो है पतझड़ वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है, यानी तालाब से मैक्सिमम सिंचाई भारत के किस पार्ट में किया जाता है। तो यह है आपका दक्षिणी भारत, ठीक है। दक्षिणी भारत में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है ये आपको बताना है। तो बॉयल का नियम कब लागू होता है, जब नियत तापमान हो तब बॉयल्स लॉ हम लोग लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब तापमान नियत हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्य विद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए।
तो जो फ्यूज तार होता है उसका जो नॉर्मल कंडीशन है वो क्या होना चाहिए। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो आसानी से। दो कंडीशन होना बेहद इंपॉर्टेंट है, एक तो तार जो है वो पतला होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा उसका गलनांक बिंदु जो है वो बहुत कम होना चाहिए रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो निम्न गलनांक मिश्र धातु और पतला तार, ये दो कंडीशन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी 2 और 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हायसिंथ नामक जंगली घास किस महाद्वीप से आई है। हायसिंथ नामक जंगली घास भारत में कहाँ से है, ये भारत में है दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है क्या पूछा जा रहा है। अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। और इसका डिफरेंस लगभग कितना आएगा, डिफरेंस लगभग आएगा 30 डिग्री का। तो वही आपसे पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से आपको देखना है, बेसिकली 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सही है या सभी सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अम्ल में कम से कम 1 हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। तो एसिड जो होता है उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये कहा गया है कि एसिड में कम से कम 1 हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हो सकते हैं। तो ये भी सही है, हो सकते हैं। तीसरा है, अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहते हैं। तो ये भी सही है। किसी भी एसिड का जो बेसिसिटी होता है वो क्या होता है, कितना हाइड्रोजन वह डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो आपका सही स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट है डी, यानी उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है। क्यों आपको सूखा बालू जो है वो चमकीला नजर आता है, जल्दी बताओ किसके कारण से सूखा बालू चमकीला नजर आता है। तो वह है इसके परावर्तन के कारण, जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण से सूखा बालू चमकता है। अगला क्वेश्चन है, 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी हुई है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो और जल्दी से आंसर करो। क्या होगा सही आंसर। तो देखो, अगर हम लोग कंसिडर करेंगे इन चारों गैसों को, तो कोई भी जो भी मेथड्स दिए हुए हैं, ठीक है, पहला गैस में जलता हुआ कागज डालकर, दूसरा है जलता हुआ मैग्नीशियम डालकर, और तीसरा है चूने के पानी से गैस को गुजार कर। तो इसमें से किसी भी एक को अगर हम कंडीशन को हम इंक्लूड करते हैं तो हम लोग इन चारों गैसों को अलग नहीं कर पाएंगे। किसी भी एक गैस को अलग कर पाएंगे, चारों को एक साथ नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। इस कारण से इन सभी को अगर हम लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं तो भले हो सकता था कुछ, लेकिन यहाँ पे है कोई एक हमको चुनना है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो आपने क्रिकेट का मैच बहुत बार देखा होगा, जल्दी से बताओ, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा इसको कि बॉल को कैच करते टाइम में जो प्लेयर है वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। इसका क्या कारण है आज आप समझ जाओगे। अगर समझ गए एक बार तो फिर आप आसानी से आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलो एक बार समझ लो। देखो, अगर वो हाथ पीछे नहीं खींचता है और वहीं पे खड़े खड़े वो एक ही जगह पे अपने हाथ को रखकर बॉल को कैच करता है, तो क्या होगा, बॉल बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है, और अचानक से वह स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो बहुत अधिक होगा और उसके हाथ को बहुत अधिक हर्ट करेगा, क्योंकि फोर्स जो अप्लाई किया जाएगा बॉल के द्वारा वो बहुत अधिक होगा, ठीक है। ये कंडीशन था अगर वह एक ही जगह खड़े खड़े बिना हाथ को पीछे किए अगर कैच करता है। अब अगर हाथ को पीछे करता है वो, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बॉल का जो स्पीड है वह 0 तो होगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली वह डिक्रीज होके होगा। इसका मतलब बॉल से जो चोट लगने का इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वह भी कम हो जाएगा, ठीक है। और अब जो प्लेयर है उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉल को कैच करने के लिए, ठीक है। तो आपका सही आंसर जो यहाँ पे हो सकता है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी। हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो बॉल पकड़ने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताएं। तो ये जो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो जल्दी से आपको चारों स्टेटमेंट पहले पढ़ना होगा इनको गलत करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कॉस्मिक उसका वर्णन करता है जो बाह्य अंतरिक्ष में स्थिति या घटित हो रहा हो। तो कॉस्मिक कॉस्मोस में आप लोग जनरली इसको देखते हो, तो ये सही है। अगला क्या है, स्थल मंडल पृथ्वी का शीर्ष भूपटल है जिसमें भूमि सतह तथा सागर
तल सम्मिलित होता है। तो स्थल मंडल उसी को तो कहते हैं जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। तीसरा है पृथ्वी की रचना में सिलिकॉन दूसरा सर्वाधिक अवयव है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और तीसरा है एक सहायक नदी वह होता है जो मुख्य नदी को छोड़ देती है एवं पृथक रूप से बहती है। ये तो स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा गलत है, बस आपको टाइम थोड़ा सा इसमें पढ़ने में लगेगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। तो आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से औसत्य को चुने। तो यहाँ पे अभी आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट चुनना है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है जल्दी बताओ। पहला स्टेटमेंट क्या है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है। दूसरा है केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है। तीसरा है बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है। और चौथा है ओम जो है वो विद्युतीय प्रतिरोध मापन की इकाई है। तो इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत है आपका सी, बेल वातावरणीय दबाव मापने का इकाई नहीं है, बल्कि बेल तो नॉइस मापने का इकाई है, यानी जो ध्वनि है उसको मापने का इकाई है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य यानी नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो ये है गोवा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक जो नगरीकृत राज्य है वह है गोवा। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है, यह है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बॉक्साइट सबसे अधिक भारत में कहाँ उत्पादित होता है, जल्दी बताओ। बॉक्साइट सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है, तो भारत में बॉक्साइट सबसे अधिक उत्पादित जो है वह होता है उड़ीसा में। कहाँ होता है बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक, उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कागज उद्योग का प्रथम कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया। कागज उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो कागज उद्योग इन चारों ऑप्शंस में से अगर देखोगे तो यह है श्रीरामपुर, ठीक है। श्रीरामपुर में सबसे पहले कागज उद्योग का कारखाना लगाया गया था, लेकिन वह किसी कारणवश सक्सेसफुल नहीं रहा था। इसके बाद लगाया गया था लखनऊ में। तो अगर आपसे पूछा जाता कि प्रथम सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो आपका आंसर होता लखनऊ, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम कारखाना, तो ये हो जाएगा श्रीरामपुर, ठीक है। आपको इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पवन ऊर्जा से उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सॉरी, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। तो भारत का कौन सा स्थान है, तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है वर्ल्ड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया। तो पिच ब्लैक 2020 इसको किसने रद्द किया है, इसको रद्द किया ऑस्ट्रेलिया ने। आप जानते हो अभी कोविड-19 के कारण जितना भी चीज़ है सब चीज़ रद्द हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी रद्द किया गया और अगला संस्करण अब इसका होने वाला है 2022 में। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने कम लागत वाले वेंटिलेटर रूहधार अब विकसित किया है। रूहधार, ये आपको नाम याद रखना है। ये कम लागत वाला वेंटिलेटर है और इसका नाम है रूहधार। और इसको विकसित किया है किसने, IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और क्या है IOST जम्मू कश्मीर, उपरोक्त सभी। तो इन सभी ने मिलकर इसको विकसित किया है। क्या है नाम इसका, इसका नाम है रूहधार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिप्री की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। ये रिपोर्ट जारी किया है सिप्री ने। आपको बताना है कौन है दुनिया में सबसे अधिक मिलिट्री के लिए खर्च करने वाला देश, तो वो देश है अमेरिका, ठीक है। वहीं पे अगर भारत का हम लोग बात करेंगे तो भारत का स्थान है तीसरा, दूसरा स्थान है चीन का। किसका है, चीन का स्थान है दूसरा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है इसके अलावा। और सिप्री का अगर फुल फॉर्म आपको जानना है तो सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये होता है सिप्री का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। ये अस्पताल किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है ये जो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये स्थित है यूपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता है, जल्दी बताओ। मैग्नस कार्लसन को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप में बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता है, किसने जीता है, ये जीता गया है
एलिरजा फिरोजा के द्वारा। किसके द्वारा? एलिरजा फिरोजा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सजा समाप्त कर दी है? यानी नाबालिगों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी इस देश में। वो कौन सा देश है? देखो, इस तरह के जो भी कट्टर जो भी कानून थे जिसको समाप्त धीरे धीरे किया जा रहा है, वो सब हो रहा है आपका सऊदी अरब में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या था? विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या था? ये था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। क्या था? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ठीक है। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट में बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये किस देश की हैं? सना मीर ये किस देश की क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है? यह पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। कहाँ की खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान की। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 28 अप्रैल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई कितने करोड़ रुपए देगी? तो म्यूचुअल फंड कंपनियों को सुधारने के लिए, उनके जो वीकर सेक्शन है उनको थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए अभी आरबीआई जो है उनको कुछ पैसे देने वाली है। कितने देने वाली है? लगभग 50,000 करोड़ रुपए देने वाली है म्यूचुअल फंड कंपनियों को। अगला क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का आदेश जारी किया है? जल्दी बताओ। असम में जो भी पत्रकार है जो कवर कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, आप जानते हो कितना रिस्की है। अभी डॉक्टर, पुलिस और ये पत्रकार, ये तीन ऐसे लोग हैं जिनका जो लाइफ है, और बैंकर्स, इनका लाइफ जो है बहुत ही डेंजर जोन में चल रहा है, क्योंकि ये लोग पर डे ऐसे बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जिनको हो सकता है कोविड पॉजिटिव जिनका रिपोर्ट हो। ठीक है। इसलिए इनका रिस्क जो है वो बहुत अधिक है। तो पत्रकारों के लिए स्पेशली असम ने कितने लाख रुपए का जीवन बीमा घोषित किया है? जल्दी बताओ। कितने लाख रुपए का? ये टोटल 50 लाख रुपए का। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो उमर अकमल जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है सभी प्रारूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी 2020-21 की आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितना फीसदी कर दिया है? तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत का जो आर्थिक विकास दर है उसको 3.6 से घटाकर 1.9% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है? तो आर्थिक मामलों का नया सचिव कौन नियुक्त हुआ है? ये नियुक्त हुआ है तरुण बजाज। अगला क्वेश्चन है, प्रिट्जकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रिट्जकर पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? ये दिया गया है सैली मैकनामरा को, और दूसरा कौन है? दूसरे हैं यावोन फारेल को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राज्यपाल देवानंद कोनवर का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? क्या नाम है इनका? देवानंद कोनवर। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है यह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। तो ये बिहार के भी राज्यपाल रह चुके थे और त्रिपुरा के भी राज्यपाल रह चुके थे। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को निधन हो गया, वे किस बीमारी से ग्रसित थे? तो 29 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड ने अपना एक बहुत बड़ा अभिनेता इरफान खान को खो दिया। आप सभी को पता ही है, लेकिन आपको बताना है वह किस बीमारी से ग्रसित थे। तो बहुतों को लग रहा होगा कैंसर से ग्रसित थे। बिल्कुल सही, वो कैंसर से तो ग्रसित थे, लेकिन किस तरह के कैंसर से? तो न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से। किससे? न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से वह ग्रसित थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या देवीना योजना प्रारंभ किया है? जगन्ना विद्या दिवेना योजना किसने प्रारंभ किया है? ये स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना शुरू किया है? किसने किया है? एनटीपीसी ने। क्या लाने के लिए? हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए। तो किस राज्य में ये पहल शुरू की गई है? लेह और नई दिल्ली, इन दोनों राज्यों में इसका पहल किया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ समझौता किया है? तो कौन सी वो टेलीकॉम कंपनी है? वह टेलीकॉम कंपनी है भारतीय एयरटेल। ठीक है, सॉरी, भारतीय एयरटेल। इसने किसके साथ हाथ मिलाया है? इसने नोकिया के साथ हाथ मिलाया। ठीक है, तो ओके गाइस, ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके सीट में है। आई होप कि आज भी आपने कुछ ना कुछ न्यू जरूर सीखा होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।